हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 में केंद्र सरकार पढ़ रहे थे। केंद्र सरकार में हम लोग सरकार के 3 अंगों की बात कर रहे थे और इन 3 अंगों में पहला था व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। इसमें से हम व्यवस्थापिका कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका को यदि हम देखें तो ये मोस्टली 2 प्रकार की होती है। कार्यपालिका को देखें तो इसके 2 प्रकार हैं। एक कार्यपालिका नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। पहली कार्यपालिका है नाम मात्र की और दूसरी है वास्तविक। नाम मात्र में यदि हम देखें तो भारत के राष्ट्रपति महोदय नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष होंगे। यदि वास्तविक में देखें तो भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। यदि राज्य की बात करें तो राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका के सर्वेसर्वा होंगे और इधर मुख्यमंत्री सीएम साहब राज्य में वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। तो सवाल आता है कार्यपालिका के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला कौन सा? नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक। जो वास्तव में क्रियान्वयन करता है, वास्तव में जो कार्य करता है, वो वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। जो संवैधानिक रूप से कागजों में है या प्रशासनिक आदेश मात्र से है, संविधान ने जिसे नाम मात्र का बनाया है, रियलिटी में काम यही करते हैं, इसीलिए इसे वास्तविक कहा जाता है और इसे नाम मात्र का कहा जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका में केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति होते हैं और राज्य में राज्यपाल होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री तो होते हैं देश में और मुख्यमंत्री होते हैं राज्य में। यदि हम इसको और आगे बढ़ाएं तो आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति सभी इसी में निहित होंगी। आर्टिकल 53 किससे संबंधित है? कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित। कि शक्तियां सारी इसी में निहित होंगी। अब कार्यपालिका में आता कौन कौन है वो अपन देख लेते हैं एक बार। इसमें राष्ट्रपति महोदय आएंगे, उपराष्ट्रपति साहब आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनका मंत्रिमंडल आएगा और महान्यायवादी, ये सब मिलकर कार्यपालिका कहलाती है। इसमें दोनों कार्यपालिका आ गई, चाहे वो नाम मात्र की हो और चाहे वो वास्तविक हो। राष्ट्रपति को हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति को हम डिटेल से पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को डिटेल से पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल को डिटेल से पढ़ेंगे। अब बचे महान्यायवादी। तो ये महान्यायवादी वास्तव में सरकार के कानूनी सलाहकार ही होते हैं। हम पढ़ रहे हैं सरकार का दूसरा अंग, जिसका नाम क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला वास्तविक कार्यपालिका और दूसरा नाम मात्र की कार्यपालिका। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा और समस्त कार्यपालिका की शक्तियां उसमें निहित होंगी। ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? 53 में कही गई है। अब अगर कार्यपालिका को देखें तो मोटा मोटा हमारे समझ में आता है
कि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया होता है। राज्य में देखें तो राज्यपाल नाम मात्र का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक का मुखिया होता है। अब कार्यपालिका है क्या चीज, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं? राष्ट्रपति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति महोदय हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मंत्रिमंडल है और महान्यायवादी, ये सब मिलकर क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। अब अगर हमारी कार्यपालिका की बात करें तो ये ब्रिटेन जैसे मुद्दे से बनी है, यानी कि ब्रिटेन की कॉपी है। हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो किससे टिपी गई है, किससे ली गई है? ब्रिटेन की फोटोकॉपी है। यहाँ प्रमुख जो होता है वो नाम मात्र का होता है और वास्तविक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ब्रिटेन का मामला थोड़ा सा अलग है। ब्रिटेन का जो मुखिया है वह चुनाव से नहीं आता, वह परंपरागत आता है। इसको यदि हम ऐसे देखें, ब्रिटेन से यदि हम तुलना करें तो ब्रिटेन के जो मुखिया हैं वह लोकतंत्र आधारित व्यवस्था में नहीं आते। दो प्रमुख, एक तो वास्तविक और एक नाम मात्र। नाम मात्र में राष्ट्रपति महोदय और इधर पीएम। यदि हम ऐसे देखें ब्रिटेन को तो ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति हैं वो चुनाव से नहीं आते हैं, चुनाव से नहीं आते हैं और ये वंशवाद है, परंपरा आधारित। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रिटेन में राष्ट्रपति जन्म लेता है, जिस वंश में ये जो परंपरा चल रही है वहीं से ही ये चुनकर, वहीं से ही उसी परिवार से ये निकल कर आते हैं। जबकि भारत में राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव। इसीलिए भारत गणतंत्र है। भारत क्या है? गणतंत्र या गणराज्य है। ऐसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्र का प्रमुख या राष्ट्र का प्रथम नागरिक चुनाव के माध्यम से आए, गणराज्य या गणतंत्र कहलाता है। वास्तव में अगर देखें तो लोकतंत्र दोनों ही जगह है, ब्रिटेन में भी है और भारत में भी है। दोनों ही जगह संसदीय व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में प्रमुख मुखिया जो राष्ट्रपति है वो चुनकर नहीं आता है और भारत में चुनकर आता है। कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री और नाम मात्र का प्रधानमंत्री, नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन की व्यवस्था से ही हमारी व्यवस्था ली गई है, लेकिन ब्रिटेन की व्यवस्था में और हमारी व्यवस्था में बड़ा अंतर यही है कि हमारे राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से आते हैं और उनके राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से नहीं आते हैं। यहां एक बात और भी ध्यान रखनी है कि ब्रिटेन ही संसद की जननी भी कहा जाता है। ब्रिटेन को संसद की जननी भी कहा जाता है। यहीं से ये संसदीय व्यवस्था शुरू हुई। और वास्तव में अगर भारत में देखें, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है। ये भी याद रखने योग्य बात है। संसद की जननी किसे कहा जाएगा? ब्रिटेन को कहा जाएगा। भारत में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। हम कार्यपालिका का आउटलुक पढ़ चुके हैं, अब इसमें आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति। हमने कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल और महान्यायवादी तक पढ़ा है। इसमें पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आप जानते हैं 52 में उल्लेख है, आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति, और समस्त कार्यपालिका की शक्तियां उसमें निहित होंगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 53 कहता है। राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो इसकी पहली शर्त है योग्यता। योग्यता में सबसे पहली चीज है आयु।
भारत का 35 वर्ष का नागरिक, भारत का क्या हो, नागरिक हो, और उम्र कितनी हो, 35 वर्ष की उसकी उम्र हो, और सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखे, बनने की योग्यता रखे, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये इसकी प्रमुख शर्तें हैं। बहुत सारी शर्तें और भी हैं, अपने को बस इतनी याद रखनी है। उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 ईयर होना चाहिए, भारत का वह नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा, यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति की योग्यता रखता है। जो शर्तें लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित की गई हैं, वे ही शर्तें राष्ट्रपति के लिए भी लागू होती हैं, आयु को छोड़कर। यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ राज्यसभा आ जाएगा कि राज्यसभा के निर्वाचन की जो योग्यताएं हैं वे उपराष्ट्रपति के लिए लागू होती हैं। लोकसभा सदस्य के लिए जो योग्यता है वो किसके लिए लागू होती है, राष्ट्रपति के लिए लागू होती हैं। अब यहाँ दो चार बातें अपने को और देखनी है, जैसे राष्ट्रपति पद का चुनाव गरिमापूर्ण हो सके, गरिमापूर्ण यानी कि हर कोई व्यक्ति इसमें भाग ना ले सके, इसीलिए इस पद के लिए 50 तो होने चाहिए प्रस्तावक और 50 ही होने चाहिए अनुमोदक। साधारण भाषा में कहें तो 100 सदस्य ऑलरेडी उस व्यक्ति के पास होने चाहिए जो ये साबित करें कि हम इसे वोट देने वाले हैं या इसके समर्थन में हैं, तो ही राष्ट्रपति का नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है, चुनाव पत्र फाइल किया जा सकता है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में पहला बिंदु क्या है, योग्यता, आयु कितनी 35 ईयर, भारत का वह नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, बाकी सब योग्यता नॉर्मली है। गरिमापूर्ण चुनाव बनाया जा सके, एक आम चुनाव ना हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, भारत के सबसे बड़े पद का चुनाव है और गरिमापूर्ण इसकी स्थिति बनी रहे, सामान्य से भाव में ना लिया जाए, इसके लिए एक शर्त जोड़ी गई है, 50 तो इसमें प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। ऐसे मिलकर 100 व्यक्ति यदि किसी का समर्थन कर रहे हैं तो वह राष्ट्रपति का नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। इसमें यदि निर्वाचन की बात करें तो ये बहुत सादा सिंपल तरीके से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, जो राज्यसभा में हम ऑलरेडी देख चुके थे कि किस प्रकार से होती है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की, तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, मत पद्धति से होता है। इसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तीसरा, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेशों के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें शर्त है, इसमें 2 संघ शासित प्रदेश हैं, पहला दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी। इन 2 विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। इसमें शामिल कौन कौन होता है, संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे, विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होंगे, जो पूरे भारत की विधानसभाएं होंगी
उसके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। संघ शासित प्रदेशों के सदस्य, इसमें 2 संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को लिया गया है। इसमें है दिल्ली और पुदुचेरी। केवल ये 2 ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके आगे की प्रमुख शर्तें हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के आधार पर होता है और इसकी शर्त है न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। ये न्यूनतम कोटा क्या है? दिए गए वेद मतों की संख्या, दिए गए वेद मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या भाग 1000। ये क्या है? न्यूनतम कोटा निकालने का सूत्र। जितने प्रतिनिधि होंगे वे सब इससे लिए जाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा निकालने की यदि हम बात करें तो जितने वेद मत दिए गए हैं, वैलिड वोट, उनकी संख्या को हम ऊपर रखेंगे और कुल उम्मीदवार कितने हैं उनकी संख्या को नीचे रखेंगे और 1000 से यदि भाग दे देंगे तो न्यूनतम कोटा निकल कर आ जाएगा। एक जर्नल प्रक्रिया कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कैसे होती है ये अपना देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 50+1 का फॉर्मूला होता है, यानी कि किसी भी उम्मीदवार को 50% मिले और उससे एक ज्यादा यदि मिले तो वो जीत जाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी और डी। ये है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। भारत में ज्यादातर मामलों में सर्वाधिक मत जीत प्रणाली चलती है। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली का मतलब हुआ पड़ोसी से एक ज्यादा। जैसे मान लीजिए 100 वोट हैं, इसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक को मिले 40 वोट और एक को मिले 30 वोट, तो जीत गया 40 वाला, जबकि 50% किसी के भी नहीं हुए हैं। सर्वाधिक मत जीत की बात करें, सर्वाधिक मत जीत प्रणाली, इसकी यदि हम बात करें तो इसमें होता है 100 वोटों में से एक को मिले 40, एक को मिले 30, ये विजेता हो गया। जबकि 30 लोगों ने तो इसमें भाग ही नहीं लिया। पहली चीज, किसी के पास भी 50 या 50 से ज्यादा नहीं है, इसकी कोई शर्त नहीं है, बस पड़ोसी से एक ज्यादा होना चाहिए। ये प्रणाली कहलाती है सर्वाधिक मत जीत प्रणाली, जो लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं इसी माध्यम से। हमारे गांव में सरपंच भी इसी माध्यम से चुने जाते हैं। पड़ोसी से एक ज्यादा होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है 50+1 होना जरूरी नहीं है। लेकिन एकल संक्रमणीय मत पद्धति में जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है, इसमें पड़ोसी से एक ज्यादा होना जरूरी नहीं है, 50+1 होना जरूरी है। इसको मिले 30, इसको मिले 20, इसको मिले 40 और इसको मिले 10, ऐसे करके 100% वोट ये काउंटिंग हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहां से सबसे पहले ये जीतता हुआ नजर आ रहा है, सी जीतता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही जीते, क्योंकि इसमें द्वितीय वरीयता चुनी जाती है। दूसरी वरीयता, वरीयता क्रम चलता है इसमें। इसमें सबसे कम है ये वाला। इसमें 4 उम्मीदवार हैं तो एक बैलेट पत्र होगा ऐसे, और इस बैलेट पत्र में सामान्य पद्धति में सिर्फ एक व्यक्ति को वोट दिया जाता है। जैसे सर्वाधिक मत जीत प्रणाली की बात करें तो 4 उम्मीदवार हैं, उसमें से एक ही व्यक्ति को वोट देगा केवल। इसमें एक व्यक्ति चारों को वोट देगा। ये कह रहा है कि सबसे पहले बी जीते 1 नंबर पे, अगर ये नहीं आए तो फिर सी आए 2 नंबर पे, ये भी नहीं आए तो फिर 1 नंबर पे ये आए ए वाला, तीसरे नंबर पे ये आए, और लास्ट में अगर जीते तो ये जीते। इसे कहते हैं वरीयता क्रम। एक व्यक्ति कितने लोगों को वोट देगा? 4 लोगों को वोट इसमें देगा।
प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक मतदाता वोट देगा इसमें। अब इसमें से ये नहीं जीत सकता, सबसे कम है, तो इसको हटा दिया जाता है, और इसमें से किसने कितने वोट प्राप्त किए उसी क्रम में इसको जोड़ दिया जाता है। जैसे इसको 7 लोगों ने कहा कि पहले तो ये जीते, ये नहीं जीते तो ये जीते, इसमें से 2 लोगों ने इसको चुन लिया और एक व्यक्ति को इसने चुन लिया। अब अगर टोटल देखें तो ये 37 हो गया, ये 22 हो गया और ये 41। अब इसको क्रॉस करेंगे। अब ज्यादातर लोगों ने इसमें से लगभग 20 लोगों ने इसे चुना और 2 लोगों ने इसे चुना, तो विजेता कौन हो गया? ये पहले जीत इसकी नजर आ रही थी, अब इसकी आ गई। तो इसमें अंतिम निर्णय तक जीत निश्चित नहीं हो सकती, इसे वरीयता क्रम कहते हैं। एक व्यक्ति चारों को वोट देगा, वो चाहता है कि एक नंबर पे बी वाला जीते, अगर इसका नंबर नहीं है तो सी वाला जीते, ये भी नहीं जीत पाए तो डी ए वाला जीते, और लास्ट में ये वरीयता क्रम किसी प्रकार से चेंज हो सकता है। यही राष्ट्रपति के निर्वाचन का फॉर्मूला है, इसे द्वितीय वरीयता क्रम भी कहते हैं। ये वरीयता क्रम जब तक चलता है जब तक किसी भी उम्मीदवार को पूरा बहुमत नहीं प्राप्त हो जाता।